हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आखिर फंडामेंटल राइट्स जो है इनको फंडामेंटल क्यों कहते हैं, यानी मूल अधिकार मूल क्यों है? सबसे पहला ये प्रश्न उठता है। इसके देखिए तीन कारण हैं। पहला कि यह राज्य के विरुद्ध मिलता है हमें, यानी जो सभी शक्तियों को एंजॉय करती है राज्य स्टेट, उसके खिलाफ मिलता है। और दूसरी बात, इसके खिलाफ हम सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। चाहे इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, पहले इसके लिए आप सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। और जो तीसरी और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आपके मूल अधिकारों का मामला कभी सामने आता है और कोई साधारण विधि भी है जो आईपीसी में है, तो ऐसी किसी भी विधि को मूल अधिकार के सामने ढक लिया जाएगा। यानी जो प्रभावी कानून होगा वो क्या होगा? वो मूल अधिकार होगा। इन तीन कारणों से जो है मूल अधिकार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए कहते हैं कि फंडामेंटल राइट अपने आप में इन तीन कारणों से फंडामेंटल है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियोस में इन्हीं सब बारे में चर्चा की थी और देखा था कि आखिर किस प्रकार जो है फंडामेंटल राइट्स का हमारे सामने इवोल्यूशन हुआ है ना। इन सभी चीजों को हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि जो विधि के समक्ष समानता है, यानी सबसे पहले हमारा जो समता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक समता के बारे में बताया गया है। यानी किसी भी प्रकार से जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह बात बताई गई है। ठीक है। अब पहली बात, इसी में आर्टिकल 14 जो है सबसे पहले यह सुनिश्चित करता है कि विधि के समक्ष हर व्यक्ति समान होगा, है ना, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष चाहे वह व्यक्ति जो है मुकेश अंबानी हो या वह व्यक्ति कोई नत्था जो ड्राइवर है पेशे से वह हो, अगर किसी भी मामले में मान लीजिए कि दोनों लोग गाड़ी से जा रहे हैं और दोनों से किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाए, तो जो दोनों को जो सजा मिलेगी विधि के सामने, विधि के समक्ष, वह हमेशा बराबर होगी। यानी आपका पद कुछ भी हो, आपकी प्रतिष्ठा कुछ भी हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कानून की नजर में कुछ ऐसा आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यही बात आर्टिकल 14 में बताई गई है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी हर व्यक्ति जो है विधि के समक्ष समान होगा। और दूसरी बात, यह जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया। यानी यह कंसेप्ट ब्रिटेन में प्रचलित था और इसको हमने वहां से अपनाया। वहीं जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसका मतलब यह है कि विधि जो है जो असमान वर्ग है उसको समान लाने के संदर्भ में कुछ प्रयास करेगी। और वह प्रयास क्या होगा? कानून बनाकर लोगों को समान लाना है। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति दिव्यांग है और कोई एक व्यक्ति जो नॉर्मल है, शरीर से भी नॉर्मल है, मानसिक रूप से भी नॉर्मल है। अब इन दोनों व्यक्ति को अगर कहीं रनिंग कराना हो और आप एक ही गोले से रनिंग कराओ, तो क्या यह तार्किक होगा या अतार्किक होगा स्टूडेंट्स? तो इसी सब बातों का ध्यान रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने विधि के समक्ष समानता और समानता के ही अधिकार में एक अन्य अधिकार जोड़ा, जिसको हमने अमेरिकी संविधान से लिया और इसको अपने संविधान में महत्वपूर्ण रूप से जगह दी। आज जितने भी कानून हैं, चाहे वो महिला आयोग का, मान लीजिए आज हमारे यहाँ महिला आयोग है, बाल आयोग है, एट्रोसिटी एक्ट है, जो असमान वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको समान लाने के लिए एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया। तो एट्रोसिटी एक्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में नजर आता है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है असमान वर्ग को समान लाने की प्रक्रिया है ना। यानी अगर हम इसको दूसरी भाषा में समझे तो यह तार्किक भेदभाव कर कर जो असमान वर्ग है उसको समान लाना है। यानी भेदभाव को तो कहता है हमारा संविधान कि हाँ भेदभाव करो, लेकिन वह भेदभाव तार्किक होना चाहिए। अब हर व्यक्ति पुलिस के सामने सामने समान है, विधि के समक्ष समान है, तो ये ठीक है, इस बात से कोई समस्या नहीं। लेकिन क्या हर व्यक्ति, जहां पर धर्म, लिंग, जाति के हिसाब से इतने लोग बटे हुए हैं, वहां पर क्या हर व्यक्ति को समान रखना उचित है? तो ये बातें जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने समझी और हमारे आर्टिकल 14 समानता के अधिकार में इन दो बातों को जगह देगी। ठीक है। लेकिन जो ये दोनों इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इनके कुछ अपवाद भी रखे गए। अपवाद क्या रखे गए? राष्ट्रपति के संदर्भ में और राज्यपाल के संदर्भ में। यानी
जो भारत का राष्ट्रपति है और भारत का राज्यपाल है उसको विधि के समक्ष समान नहीं माना जाता है। उसके 3-4 कारण हैं। एक तो जो राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद है वो बहुत ही प्रतिष्ठित पद है, तो यह मान के चला जाता है कि इनके द्वारा कोई क्राइम नहीं किया जाएगा, है ना? आपने अगर अयोध्या मामले के बारे में सुना हो तो अयोध्या मामले में क्या हुआ, केसरी नाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो उसमें अयोध्या कांड में 3 लोगों के नाम प्राथमिक रूप से आ रहे थे। एक केसरी नाथ त्रिपाठी, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी और चौथी उमा भारती जी थी, है ना? तो उस मामले में उमा भारती और केसरी और लाल कृष्ण आडवाणी को के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, लेकिन उसमें केसरी नाथ त्रिपाठी का नाम नहीं था। अब केसरी नाथ त्रिपाठी का नाम इस वजह से नहीं था क्योंकि केसरी नाथ त्रिपाठी क्या थे, बंगाल के जो है राज्यपाल थे। तो राज्यपाल को इन सभी चीजों से एक्सेप्शन में रखा गया है। तो पहला एक्सेप्शन में कौन है, राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट है, और दूसरे नंबर पे है गवर्नर। इन दोनों लोगों को इससे छूट दी गई। लेकिन आप एक बात यहां पर समझिए स्टूडेंट्स, इनको क्रिमिनल मामलों में तो छूट है। क्रिमिनल मामलों में यदि इनके द्वारा कोई मर्डर भी कर दिया जाता है तो उससे भी इनको छूट दी गई है। लेकिन अगर मामला सिविल होगा, यानी अगर कोई मामला पैसे से है या किसी भी अन्य प्रकार से है, जैसे कुछ घरेलू मामले हैं, इन सब मामलों से है, तो इसमें 2 माह पूर्व इनको नोटिस देकर इनको भी जवाब तलब किया जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि सिविल मामलों में इनसे जवाब तलब हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में इनको पूर्णतः छूट मिलती है। ठीक है। अब एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने रामायण देखी होगी बचपन में। रामायण में अंगद जब रावण के राज्य में जाते हैं तो उनको मारा वारा नहीं जाता है, क्यों? उनके साथ अच्छा व्यवहार भी किया जाता है। उसका एक कारण है, क्योंकि वह दूत के रूप में जाते हैं। तो अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है, यानी अभी मॉडर्न वर्ल्ड में जो हर देश के राजदूत यहाँ पर रहते हैं, है ना, यानी जो डिप्लोमेट्स रहते हैं, राजदूत रहते हैं, इनको भी जो है इससे एक्सेप्शन में रखा गया है। यानी अगर ऐसी कोई कार्यवाही चलेगी भी तो वो उनके अपने देश में चलेगी। आज अगर कोई पाकिस्तान का डिप्लोमेट है और भारत में रह रहा है और उसके द्वारा कोई ऐसा क्राइम किया जाता है तो उसको भी विधि के समक्ष जो समानता का कंसेप्ट है उसे छूट दी गई है, एक्सेप्शन में रखा गया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बात है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये हमारा आर्टिकल 14 पूरा कहता है। स्टूडेंट्स, आपको एक बात समझना चाहिए कि अगर कभी भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो केवल 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमेशा विवाद में रहते हैं, या इन तीनों अनुच्छेदों पर ही हमेशा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में मामला चलता रहता है। 14, 19 और 21, इन तीनों अनुच्छेदों पर हमेशा आप अखबार में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों जो अनुच्छेद हैं स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं पूरे मौलिक अधिकार का आधार है। जब आप इन तीनों को एक बार समझ जाएंगे, उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर में ऐसी कोई बातें आएंगी तो आप आराम से उसको कनेक्ट कर सकेंगे। ठीक है। आइए अब हम समझते हैं अपने संविधान का एक अगला जो अनुच्छेद है वो है 15। और 15 कहता क्या है? 15 ये कहता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, यानी किसी भी व्यक्ति से भेदभाव राज्य नहीं करेगा। आप देखिए, आप पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार। अब समानता तब तो सुनिश्चित होगी जब राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, और यही बात संविधान में 15(1) में कही गई। और किन आधारों पर नहीं करेगा? रिलीजन के आधार पर, यानी कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य के सामने वह एक नागरिक है ना। रेस यानी किस कलर का है, क्या है, तो इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किस जाति का है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता राज्य को। किस सेक्स का है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। अभी आप देखते होंगे ट्रांसजेंडर के लिए इतने सारे कानून बन रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, इतने सारे ट्रांसजेंडर के लिए जो कानून बन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये उनको जो इस समाज में समानता सुनिश्चित नहीं हुई, वही समानता सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में किए जा रहे हैं, है ना। वरना क्या आवश्यकता थी ऐसे कानून बनाने की कि ट्रांसजेंडर विधेयक पास होता? तो ये सारे कारण हैं कि उनको समाज में समान स्थान मिले, उस इज्जत भरी जिंदगी जी सकें, इस वजह से ये सारी चीजें की जाती हैं। और प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस जगह पैदा हुए, इस बात से स्टेट को कोई मतलब नहीं होता। राज्य इस बात से कोई सरोकार नहीं रखता कि आप कहाँ पैदा हुए, तो आपको उस आधार पर कोई नौकरी में भेदभाव करना है या नहीं करना है। अभी आप सुन रहे होंगे
कि हरियाणा सरकार ने 75% की नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण किया। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, जब इस पे फैसला आएगा तो हम इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स 15(1) के तहत स्टेट किसी के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अब इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन किन किन जगहों पर भेदभाव नहीं करेगा। अब ये बात कैसे पता चलेगी? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को बताया कि हमारा जो संविधान है वो लोगों को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के रिगार्ड में इन जगहों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसे आप मान लीजिए कहीं दुकान पर जाएं और आपको कोई सामान देने से मना कर दे, दोस्तों ये अपने आप में बहुत अमानवीय बात होगी कि आप कहीं गए और आपको आपकी जाति की वजह से, आपके रंग की वजह से आपको सामान नहीं दिया, है ना। तो इस चीज से राज्य आपको बचाएगा। पब्लिक रेस्टोरेंट्स है ना। पब्लिक रेस्टोरेंट्स है मतलब पहले आप जब कभी कोई पुरानी मूवी देखते हैं तो उसमें लिखा रहता था कि भारतीय और कुत्तों को अलाउ नहीं है ना। ऐसा देखते होंगे, तो भारतीय और कुत्तों को अलाउ नहीं, ऐसा लिखा रहता था बाहर। तो ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने संविधान निर्माण के समय इन सब बातों का ख्याल रखा। अब बड़े होटल्स हैं, तो होटल्स में जाता कौन था? जो अमीर है, रईस है ना। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सब बातों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि होटल हो, जो सार्वजनिक प्लेसेस हो। अब कुआं है, अब आप समझिए, जो ये कुएं का इस्तेमाल है, पहले क्या होता था, कुएं बटे होते थे। ये जमींदार साहब का कुआं है ना, ये जमींदार साहब का कुआं है, ये जो है पंडित जी का कुआं है, ऐसे करके बटे होते थे। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए जैसे ही हमारे संविधान का निर्माण शुरू हुआ, सभी, और हमारे जो संविधान के निर्माता थे भीमराव अंबेडकर, वो खुद इन सब चीजों से खुद प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हुए थे। तो उन्होंने इन सब चीजों को सबसे पहले प्रतिबंधित किया कि राज्य इन सब मामलों पर किसी से भी भेदभाव नहीं करेगा और इन सब चीजों को सुनिश्चित करेगा कि लोगों के साथ भेदभाव नहीं हो। अब नहाने के लिए तालाब अलग अलग होते थे। तो आप देखिए, जो जो आप अपनी पहले की मूवीज में देखते हैं कि वहां पर छोटे वर्ग या तथा कथित दलित वर्ग को जाने से मना किया जाता था, उन सभी वर्ग को समानता के आधार में जोड़ा गया है ना। रोड, अब कोई ऐसी रोड होती थी अंग्रेजों के टाइम पर, ऐसे ऐसे रोड होते थे स्टूडेंट्स कि एक बार उत्तराखंड में मैं घूमने गया तो वहां पर एक मॉल रोड करके था। तो वहां पर एक आदमी से मैंने पूछा आखिर इसका नाम मॉल रोड है क्यों? तो उसने कहा ये रोड जब थी तो यहाँ पर केवल अंग्रेज चलते थे। तो ऐसे रोड जो सरकार ने बनाए हैं, अब उनसे इन सब मामलों पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन हमारे आर्टिकल 15 में एक बात और कही गई है कि जो भेदभाव का मामला है वह कोई डिसेबल है, इस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है किसी के साथ, है ना। कोई डिसेबल्ड है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा सकती है, स्वतंत्रता के नाम पे भी दी जा सकती है। तो और ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लागू किए जा सकते हैं, है ना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जो ऐसी जगह है जिन पे जो है स्टेट फंड यानी जो राज्य का पैसा लगा है, राज्य के उस पैसे पर कोई भी संस्थान बना हो, कोई भी जगह बनी हो, उस किसी भी स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। आपके एग्जाम में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए जो आपको उलझाने के लिए हो कि क्या इस जगह पर भेदभाव हो सकता है, और अगर आपको उसमें हल्का सा ही पता हो कि इसमें स्टेट फंड करता है, स्टेट पैसा देता है, चाहे वो आंशिक रूप से ही देता हो, तो आप उसको जो है बेधड़क उस आंसर को मानिए कि वो उसमें वो सार्वजनिक संपत्ति है और उस पर जो है आपका उतना ही अधिकार है, और आर्टिकल 15 आपको ये अधिकार देता है। तो ये बातें कही गई हैं आर्टिकल 15(2) में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे संविधान में इस बात को लेके बहुत गहन विचार हुआ कि क्या जो हम सभी को समान कर देंगे वो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमें महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करने होंगे, क्योंकि ये जो एक एडल्ट मेल है तो उसके बराबर नहीं आ जाते हैं बच्चे और महिलाएं, इनको थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो इस बात पर जब विचार हुआ हमारे संविधान सभा में, तो इसको जगह भी दी गई। इसको जगह दी गई हमारे संविधान के आर्टिकल 15(3) में, और 15(3) में बताया क्या गया कि राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में स्पेशल प्रावधान कर सकती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आज जितने भी कानून महिलाओं या बच्चों के लिए बनते हैं स्पेशल रूप से, उनको जो है
आर्टिकल 15(3) के तहत रखा जाता है और उस प्रोविजन को जो है लागू किया जाता है। अब दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला आया आजादी के बाद 1951 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में हुआ क्या कि पहली बार जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया गया। अब आरक्षण की जो मांग, आरक्षण का जो मुद्दा शुरू होता है वो 1951 के मद्रास राज्य से शुरू होता है। मद्रास में पहली बार क्या हुआ कि आरक्षण दे दिया गया कॉलेज में, और वहीं पर जो है मद्रास से ही पहला मामला उठता है कि क्या किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या ऐसा भेदभाव किया जा सकता है। तो ये मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा। चंपकम द्वैराजन नाम की एक महिला थी, ब्राह्मण महिला थी, उन्होंने इस मामले को ले आके सुप्रीम कोर्ट में ले आके रखा और उन्होंने कहा कि जनाब, जो मद्रास मेडिकल कॉलेज की बात है, मद्रास मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दिया जा रहा है, वो भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जबकि हमारा संविधान का आर्टिकल 15 जो है मना करता है कि आप धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, और यहाँ पर ये आरक्षण बांट रहे हैं। तो पहली बार उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, और चंपकम द्वैराजन मामले में आर्टिकल 29 को भी आधार बनाया गया कि इस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन सब मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चंपकम साहब, आपकी जो बात है, मैडम आपकी जो बात है, आपकी बात एकदम सही है, राज्य इन सब आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता और यह बात संविधान में लिखी हुई है। तो मद्रास मेडिकल कॉलेज का जो आरक्षण था उसको पहली बार रद्द कर दिया गया। अब जब पहली बार आरक्षण का मामला रद्द कर दिया गया, उसी समय एक संविधान संशोधन किया गया और पहले संविधान संशोधन के जरिए हमारे संविधान में 15(4) जोड़ दिया गया और 15(4) जोड़ने के बाद यह लिखा गया कि जो हमारे समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो हमारे समाज में पिछड़े लोग हैं, उनकी एडवांसमेंट के लिए यानी उनकी समृद्धि के लिए राज्य क्या करेगी, उनको एजुकेशन में जो है, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करेगी। तो ये बात जो है आर्टिकल 15(4) के तहत भारतीय संविधान में जोड़ दी गई। अब आरक्षण का जो मामला था वो एजुकेशन सेक्टर में आराम से आ चुका था। अब यही सारी बातें जो है आगे भी बढ़ी और अभी आप आरक्षण का मुद्दा भी देख रहे हैं। अभी जो है हाल में ही परसों या नरसों की न्यूज है, एक जो कमेटी बैठी थी, जस्टिस रोहिणी कमेटी, उनकी रिकमेंडेशन को फिर से आका जा रहा है। ओबीसी आयोग की सब कैटेगराइजेशन का जो मामला था अभी उच्चतम न्यायालय में है, 2-4-5 दिन में उसका फैसला आएगा, तो उस पर एक हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो है एजुकेशन सेक्टर में आरक्षण का मामला सामने आता है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर ये सारी चीजें आगे बढ़ती गई, लेकिन आगे चल के हुआ क्या? आगे चल के ये हुआ कि क्या जो ये हम आरक्षण दे रहे हैं, तो आरक्षण क्या हम प्राइवेट संस्थानों में ही देंगे? हम एक काम करते हैं, आरक्षण को हम जो है निजी संस्थानों में भी दे देते हैं। तो उसके लिए किया क्या गया, 93वां संविधान संशोधन किया गया और इसको एक्सटेंड कर दिया गया। 93वें संविधान संशोधन के जरिए इसको एक्सटेंड करके डाल दिया गया, सॉरी एक सेकंड, हाँ, 93rd अमेंडमेंट करके इसको प्राइवेट जितने कॉलेजेस हैं उसमें भी आरक्षण को बता दिया गया कि अब सारे कॉलेजेस में आरक्षण दिए जाएंगे, है ना। तो सारे कॉलेजेस में आरक्षण दिए जाने लगे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा कि क्या जो अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलेजेस हैं, क्या उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा? तो इस बात को एक्सेप्शन में रखा गया और कहा गया कि नहीं, आप प्राइवेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं आप उसमें आरक्षण दे दो, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आप उसमें आरक्षण दो, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी में आप आरक्षण दे दो, ठीक है। लेकिन जो अल्पसंख्यकों के कॉलेजेस हैं उसमें आरक्षण के प्रावधान संसद ने नहीं किए, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 के तहत उनको जो है यह स्पेशल अधिकार प्राप्त है। तो ये सारी बातें आर्टिकल 15(5) में कही गई और प्राइवेट कॉलेजेस में भी अब आरक्षण होगा एजुकेशन के लिए, इस बात को इसमें सम्मिलित किया गया। अब स्टूडेंट्स, अभी हाल का एक मुद्दा 103वें संविधान संशोधन के जरिए हुआ क्या? 103वें संविधान संशोधन के जरिए जो जनरल में जो पिछड़ा वर्ग है, यानी जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उसको भी 10% का आरक्षण दिया गया। ऐसा ही 10% का आरक्षण जो है नरसिम्हा राव सरकार ने भी दिया था, लेकिन
नरसिम्हा राव सरकार के जो 10% का आरक्षण था उसको इंदिरा साहनीवाद में उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था और उसमें इंदिरा साहनीवाद में ही 50% की एक लिमिट लगाई गई कि राज्य जो है 50% के जो लिमिट है उसको उससे अधिक जो है आरक्षण नहीं दे सकती है। लेकिन अभी का जो ये आर्टिकल 15(6) है जो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण है, यह संविधान में संशोधन किया गया है। लेकिन जब नरसिम्हा राव सरकार थी उन्होंने इसको नोटिस के जरिए ऐड किया था, संविधान में संशोधन नहीं किया था, तो इस वजह से उसको रद्द कर दिया गया था। और ये जो अभी ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है ये स्टे कर रहा है और स्टे करेगा भी, क्योंकि इसमें संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया गया है और वो है संविधान का आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6), इन दोनों को संविधान में जोड़ दिया गया और इसके तहत ईडब्ल्यूएस को एजुकेशन के क्षेत्र में 10% का आरक्षण 15(6) के तहत प्रदान किया गया स्टूडेंट्स। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। हम अपने जो पॉलिटी का जो ये सारे लेक्चर्स होंगे इसी प्रकार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के